चलो वेलकम टू केडियो कॉमर्स क्लासेस बच्चों। लेटेस्ट स्टार्ट करने वाले आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और जिसमें जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो है डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये 30 मार्क्स के लिए आने वाला है बच्चों आपको। और 2 घंटे का समय रहेगा आपको, 2 आवर्स रहेंगे, 30 मिनट का 30 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा ये। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। अब जो सब्जेक्ट आरके बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने जो नया डिजाइन किया ये साल 2024 में सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट है, इसमें क्या चीजें हैं, क्यों इसे डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट बोला गया, इसका मतलब क्या होता है, कितने यूनिट है और एक यूनिट कितने मार्क्स के लिए पूछने वाला एग्जाम में, और यूनिट के अंदर क्या क्या पोर्शन आप पढ़ने वाले हो, वो सब आज डिटेल आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ लेक्चर बच्चों भी यूट्यूब पे फ्री में आने वाले हैं। उसके अलावा अगर किसी को अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप केडियो कॉमर्स क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे से। वहाँ पे लाइव क्लासेस की भी बैच है और रिकॉर्डेड वीडियो की भी है, और अभी तक नोट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ नोट्स आई है, बट केडियो कॉमर्स क्लासेस के ऐप के अंदर आपको सभी नोट्स पीडीएफ कलरफुल फॉर्मेट में वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। तो अभी सिलेबस की अगर बात करते हैं बच्चों, तो डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट इसका मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारे सब्जेक्ट का ही मतलब नहीं पता है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या यूनिट दे हुए हैं, वो समझ के कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है गतिशील प्रबंधन। अब गतिशील बोले तो एकदम फास्ट में जो काम करता है। अरे पहले भी वर्क होते थे, ऐसा नहीं है वर्क नहीं होते थे, आज भी काम होता है, पहले भी काम होता है, पहले भी खेती होती थी, आज भी खेती होती है। व्हाट इज द डिफरेंस? पहले जो खेती होती थी वो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे होती थी, वही बैल होते थे 2, उसके हाथ में वो लकड़ी का बनाया हुआ होता था, सीड्स हाथ से डालते थे उसमें, और वो हिसाब से पेरनी होती थी। और आज ट्रैक्टर से पेरनी होती है। पहले जो पाइप, पहले लोग जो था पानी ऐसे मग्गे में लेते थे और उस पर ऐसे डालते थे काय पे, जो भी क्रॉप आएंगे कि उसको कीड़े ना लगे। बट आज अगर आप देखोगे तो आप ड्रोन से आप लोग फवारनी करते हैं जिसे बोलते हैं। तो पहले भी काम होता था, अभी भी काम होता है। तो फिर ये क्या चीज है, तो फिर मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? जो मैनेजमेंट का मतलब वो होता है बच्चों, जो वो काम को फास्ट करे, कम समय में ज्यादा काम, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट, उसे बोलते हैं प्रबंधन, उसे बोलते हैं बच्चों वर्किंग फास्ट। और जब कोई भी काम जहाँ पे धीरे होता है वो काम को एकदम स्पीड से करवाना, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट, गतिशील प्रबंध इसे कहते हैं। तो ये समझ में आया आपको टॉपिक का मतलब क्या है। यानी पहले भी काम होता था, देखो आपने बहुत पहले बचपन में देखा होगा कि पहले अगर मीठे पानी की पाइपलाइन अगर हमें डालना रहता था रोड के बाजू में, तो 4-5 लेबर होते थे, 1-2 लेडीज 1-2 जेंट्स, वो क्या करते थे, फावड़े कुदारी से खोदते हुए जाते थे। करीबन एक नियर अबाउट पकड़ लो कम से कम 8 से 10 दिन उनको एक सिविल लाइन से पोस्ट ऑफिस का गड्ढा करने के लाइन से इतना टाइम लगता था। उसके बाद में फिर पाइप लगाया जाता था, और उनको कितना लगता था, चोट लगती थी जब वो, क्योंकि इतना सा 1.5 फुट का गड्ढा करते हुए जाना था, और वो भी नीचे डीप में अगर 3 फुट ऐसे करते हुए जाते थे, फिर पाइप डालते थे, फिर वो गड्ढे को बुझाते थे, और क्या होता था उसमें करीबन 10 से 15 दिन लगते। आज जेसीबी हमारा 1 सेकंड में गड्ढे को एक ही दिन में 2-3 घंटे में पूरा वहां तक कर देता है, पाइप भी चले जाता है और बुझा भी देता है, उससे भी फास्ट। अभी आपने देखे जियो के केबल आ रहे थे, डायरेक्ट मशीन, वो मशीन आती है, देखा आपने? वो मशीन क्या करती है, डायरेक्ट जमीन के अंदर जाती है, डायरेक्ट जमीन में से पाइप छोड़ती है सीधा, जैसा आप मिसाइल छोड़ते हो ना, वैसा जमीन के अंदर में से पाइप जाता है। तो वो उससे भी फास्ट हो गया है कि जेसीबी तो भी होल्ड करते हुए जाएंगे, इसको वो भी करना नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्क आप पहले से कर रहे थे वो वर्क को और भी आसानी से और फास्ट करवाना, सब में इंपॉर्टेंट है कि वो वर्क फास्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इट, यस और नो? पक्का समझ में आया? टॉपिक का मतलब समझ में आया? डायनामिक्स का मतलब गतिशील होता है, फास्टेड होता है, स्पीडी होता है, समझा? मैनेजमेंट यानी प्रबंधन होता है। और जब कोई महान लोग बैठ के कोई प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं कि हमें ऐसा काम करवाना है, और वो उनके अकॉर्डिंग, उनके प्लान, उनके प्लानिंग, उनके पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर काम होता है और प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक वो करते हैं। और अगर वो सब चीजें प्रॉपर वे में हो रही है तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, उसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट।
फिर सर एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे अभी आप ये साइड में बॉयज बैठे, ये साइड में गर्ल्स बैठी है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। इंडिया में लेफ्ट साइड से गाड़ी चलती है कि राइट साइड से चलती है? लेफ्ट साइड से, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट हर वो चीज है जहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन दिख रहे हैं। समझ में आया? आप स्कूल में जाते हो तो मुझे लगता है स्कूल में कोई भी कलरफुल कपड़े पहन के जाते हैं, स्कूल का एक ड्रेस होता है, ड्रेस में जाते, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। जैसे आप लोग आजकल ऑफिस में जाते थे, पहले ऐसा था गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे तो 11 का 11:30 बजे जाता था बंदा, 2 बजे लंच टाइम होता था तो 1:45 लंच टाइम कर लेता था, बाद में चाय पानी पीने जाता, 3 साढ़े 3 बजे आया नहीं, 4:30 बजे ऑफिस बंद करके चले जाता था। अभी क्या हो गया? अभी ऐसा नहीं होता है, अभी थंब सिस्टम वाली मशीन आने लगी है ना, उसके बाद में अभी 11 बजे ही आपको थंब देना पड़ता है वहां पे मशीन पे जाके, और अगर 11:05 तक वो वेट करते नहीं तो हाफ डे चले गया। फिर आपको 5 बजे जब जाते तभी ऐसे मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, सीसीटीवी कैमरा आ गए, तो इससे सब चीजें आजकल मैनेज करने में इजी होता है। आपको गोडाउन वाले कहीं पे भी वहाँ सीसीटीवी कैमरा मोबाइल में आप देख सकते हो कि वहाँ पे गोडाउन में क्या चल रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ईच एंड एवरीथिंग जो आपके वर्क को इजी बनाता है, फास्टर बनाता है, इजीली आपके काम को ग्रो करता है और आपके बिजनेस को कम समय में ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड। फिर आपने एक सीरियल देखी होंगी बच्चों, सोनी चैनल पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड शार्क टैंक इंडिया। देखा था ये सब लोग? तो शार्क टैंक इंडिया में क्या होता है, वो वहां पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जो वहां पे बिजनेस में आ रहे हैं अपना प्रपोजल लेके, लेकिन वो करोड़ों को 10 गुना करना चाहते हैं। इसलिए जो शार्क बैठे हुए होते हैं वहां पे, उनके सामने वो अपने बिजनेस का प्रपोजल लेके आते हैं, पहले तो बताते हैं कि वो कौन है, उनका बिजनेस क्या है, कहाँ से शुरुआत की थी और आज के 1 साल में उन्होंने कितना अर्न किया, कितना उनके ऊपर लोन है, कितना कैपिटल है, कहाँ का इक्विटी कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, उसमें कितने पार्टनर्स है, कौन सीईओ है उनका, कौन है, वो सब बताते हैं। और किस प्लेटफॉर्म पे वो एडवर्टाइज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसा ग्रो हो रहा है उनका बिजनेस, उनके पिछले कुछ सालों का रेवेन्यू क्या है, टोटल सेल क्या है, एवरेज सेल क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये सब वो लोग आके शार्क टैंक इंडिया में आके बताते हैं वो शार्क्स को। और फिर शार्क उनको क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन में उनको डाउट्स होता है, और उसके बाद में फिर वो ऑफर देते हैं। कौन ऑफर देते हैं? जो वो शो में आ रहे हैं बिजनेस वाले, जो भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर। एक तो 16 साल का बच्चा आया था, तो अभी सोचो आपकी एज क्या, वो 16 साल में बिजनेस चालू कर दिया उसने, 1.5-2 करोड़ रुपए महीने की कमाया था उसने, वो आया था बच्चा। बोले तो शार्क टैंक इंडिया वालों ने बोला कि बहुत बड़ी बात है, आप 16 साल में ये कर रहे हैं, जब आप हमारे इतने हो जाओगे आप कहाँ से का करोगे? तो फिर वो क्या करते, इनको बोलते भैया, तो वो पूछता आप यहाँ पे क्या लेके आए? सर हम आपका साथ, कोई बोलता है सर हमें आपसे पैसे चाहिए, कोई बोलता है सर आपसे पैसे भी चाहिए प्लस आपका हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन है गाइडेंस चाहिए कि हमें हमारे बिजनेस को कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए फिर वो ऑफर देते कि सर हम हमारे बिजनेस के 2% इक्विटी शेयर देंगे, 3% देंगे, और वो डिपेंड करता है वो एंटरप्रेन्योर कितने पैसे मांग रहे हैं और कितनी हिस्सेदारी उनको दे रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। तो एक बताओ बच्चों, आज वो जो एंटरप्रेन्योर के साथ ये जो शार्क टैंक वाले मिल जाते हैं, तो जो बिजनेस उनका ऐसा चल रहा था वो फिर सीधा ऐसा चलता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मिलियन कंपनी के ओनर होते हैं, इनको पता है बिजनेस को कैसे जल्दी से फैलाना है, कौन से प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइज करवाना है, कहाँ का इनके इसमें ये प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे होना चाहिए, पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, लेबलिंग कैसे होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करते, प्रोडक्ट की सेगमेंट क्या होना चाहिए, बाद में कैसे प्रोडक्ट को फैलाना है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक एडवर्टाइज कैसे करना है, ये सबकी ये महारती है। और जब आप ये महारती के साथ में मिल जाते हो तो जो आपका जो बिजनेस था, जो कैसे चल रहा था अपना पैसेंजर गाड़ी के जैसे, वो बुलेट ट्रेन के जैसे चलता है, और जब ये स्पीड पकड़ता है दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट। गॉट इट? पक्का समझ में आ गया मीनिंग क्या होता है डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट का? अब इसमें हम वो लोग देखने वाले बच्चों, आज हम उनको वेलकम करने वाले हैं। पहले तो क्लैप करना चाहिए, महान लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले है बच्चों कौन है? आई थिंक मेरे ख्याल से आपने क्लैप करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके वजह से आगे पूरे दुनिया में मैनेजमेंट होता है। यस, जैसे लुका दी बार्बो पासोली फादर ऑफ अकाउंटिंग है बच्चों, समझा क्या? जैसे एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर बोले जाते हैं, वैसे ये अलग अलग मैनेजमेंट के फादर बोले जाते हैं। और पूरे दुनिया में आज जो मैनेजमेंट होता है ना, ये इनकी बदौलत है। इन लोगों ने बताया मैनेजमेंट क्या होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो आज चल रही है, जो डिपार्टमेंटाइजेशन जिसे बोलते हैं, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाइज काम होना चाहिए, वो किसकी देन है?
इन लोगों की देन है जो अब यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। इन लोगों ने बताया कि डिपार्टमेंट वाइज काम करने से क्या बेनिफिट होता है। आप देखो, पहले अगर आपने बचपन में देखा होगा, एक ट्रॉली में रेती आती थी, पता है, एक ट्रक होता था, उसके पीछे एक ट्रॉली होती थी, जैसे आजकल ट्रैक्टर की होती है। उसमें दो लोग, तीन लोग होते थे, गाड़ी चलाता था, दो पीछे मजदूर बैठे रहते थे, दो फावड़े होते थे। याद आता है, बचपन में देखा था कहीं पे। तो वो क्या करते थे, वो उसकी क्लिप निकालते थे ट्रॉली की, और वो रेती आधी खाली करते थे, फिर वो ट्रक घूम के आता था, फिर से दूसरे साइड की ट्रॉली खाली करते थे, और इस तरह से रेती वहां पे खाली होती थी। लेकिन उसके लिए कितने लोग लगते थे? तीन, एक ड्राइवर, दो वो रेती निकालने वाले मजदूर। अभी वैसा नहीं। अब डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है फिर? तो मैनेजमेंट क्या हुआ, अभी क्या होगा, सीधा एक ही बंदा गाड़ी लेके आता है, कहाँ पे बटन दबाए, ट्रॉली जूम ऊपर, रेती 1 सेकंड में, तो वो दो मजदूर भी बच गई, दो लेबर का खर्चा बच गया। वो जो टर्न करके गाड़ी रिवर्स लाता था, उसका डीजल पेट्रोल बच गया, काम 1 मिनट के अंदर हो गया। तो जब आपका पैसा सेव होता है, जब आपका काम फास्ट होता है, जब आपका बिजनेस फास्ट ग्रो होता है, जहाँ पे वो तीन मजदूर जो थे इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो एक दिन में 10 ही ट्रक खाली करते थे, अब ये बंदा एक दिन में 50 बार रेती खाली कर सकता है। तो जब आपके बिजनेस की स्पीड एक लेवल से एकदम से 10वें लेवल पे पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये स्पीड कैसे बढ़ाना, कैसे बढ़ना चाहिए, इसके लिए क्या अपने आपके बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में चेंजेस करना चाहिए, वो सारे चेंजेस के बारे में इन महानुभव पंथ, इनको बोला जाता है। ये महानुभव वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने बताया मैनेजमेंट कैसे होता है, और ये सिर्फ ओरली बताया, किताब नहीं लिखा। 30-30, 40-40, 50-50 साल के इनको एक्सपीरियंस है। जो वर्किंग प्लेस में इन लोगों ने काम किया, जहां पे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहां पे दे दी, और तब जाके जहां पे इनकी बुक पब्लिश हुई। कुछ तो ऑथर इसमें ऐसे भी है जिनके डेथ के बाद उनकी किताबें छपी, और तब लोगों ने बताया नहीं भैया, इसने जो रूल्स बताया बिजनेस के, अगर आप ये फॉलो करते हो तो 100% आपका बिजनेस कैसे कही जाता है। और ये है वो महान ऑथर। सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे, नंबर 1 फर्स्ट मिनट में बच्चों, हेनरी फुएल। 1841 में ये आए थे, 1925 तक ये रहे थे, 29 में इनकी किताब छपी थी। तो इनको ये हेनरी फुएल है। फर्स्ट यूनिट में पूरा हेनरी फुएल का बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे, उन्होंने वो 14 प्रिंसिपल, 14 रूल्स, 14 डिसिप्लिन क्या बताए थे, जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस, चाहे वो कोचिंग क्लास का बिजनेस हो, चाहे पानीपुरी का बिजनेस हो, चाहे बड़े फैक्ट्री का बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्रीज का बिजनेस हो, मुकेश अंबानी का हो, या फिर एलॉन मस्क का बिजनेस हो, तो कोई भी बिजनेस हो, अगर वो ये 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अप्लाई करता है तो 100% उसका बिजनेस आगे बढ़ता है। आपने हम इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, ये थ्योरी कहाँ अप्लाई हुई, उसका बेनिफिट क्या हुआ, एंड क्रिटिसिज्म बोले तो ये थ्योरी। अब देखो, कोई कुछ अच्छा काम करता है तो 10 लोग तो बुरा बोलते ही है, और जब 10, मैं हमेशा बोलता हूँ, चिड़िया सर हमेशा क्या बोलते हैं कि अगर आपके लोग बुराई करना शुरू कर रहे हैं तो समझ जाओ आपकी तरक्की हो गई। क्योंकि लोग बुराई तभी करते हैं बच्चों जब उस पर फर्क गिरता है। नहीं तो राह चलते वाला कभी आपकी बुराई करेगा क्या? उसको कोई लेना देना नहीं। तो बुराई अगर कर रहा है तो अपन ने उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन समझ जाना कि अरे यार 10 बुरे लोग बन गए क्या, वेरी गुड, अब मेरी तरक्की होगी। लेकिन झगड़े करके बुराई करने वाली नहीं, आगे बढ़ के परसेंटेज लेके, टॉप करके, बिजनेस में बेस्ट करके, एमबीए करके, 4 व्हीलर लेके, फिर बोलेंगे बापा 4 व्हीलर लिए बात भी नहीं कर रहा, ऐसे बोलने वाले चाहिए। अबे बात नहीं करके बिजी हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया 4 व्हीलर, एटीट्यूड आ गया। यस, तू लाके दिखा एटीट्यूड। एटीट्यूड रहना चाहिए, समझा क्या? गॉट इट? तो वो क्या रहता है, वो एप्लीकेशन क्या है, वो इन्होंने बताया। और इसलिए ऐसे लोगों को, कुछ लोग रहते हैं दुनिया में जो क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। इन्होंने जो थ्योरी बताई कि भैया ऐसा होता है, मैनेजमेंट ये होता है, तो उसको कुछ लोगों ने क्रिटिक्स किया, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब अगर आप देखोगे तो सभी सिलेबस के कंटेंट सेम दिख रहे हैं आपको, जैसा आप लोग। तो ये चारों महान लोग हैं बच्चों जिन्होंने बताया, हर एक ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। तो वही है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ हेनरी फुएल की जगह रिप्लेस क्या हुआ सेकंड यूनिट में, एडब्ल्यू टेलर। लेकिन वही बैकग्राउंड ऑफ थ्योरी है, वही मेजर कंट्रीब्यूशन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म है। बाद में आया थर्ड यूनिट पे जॉर्ज अल्थन मायो, ये 1880 1949 में आए। बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी, मेजर कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, हावर्थ एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी एंड क्रिटिक्स क्या है। उसके बाद में 4th नंबर पे थे पीटर डगर, जो अभी तक सिलेबस से निकाल दिए थे, अभी तक जो भी ओल्ड सिलेबस था, अब इस साल उनको फिर से ऐड किया गया बिकॉज इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। और ये अभी लेटेस्ट में 2005 में डेथ हुई, यानी अभी कुछ ही साल पहले। तो इनका बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी, मेजर कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, एमबीओ यानी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो तो आपका ऑब्जेक्ट है, वो हिसाब से मैनेजमेंट कैसे करते हैं।
और उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, ये सब है। ऐसे 4 यूनिट है बच्चों इनके। और उसके बाद में इंटरनल आपको मार्क रहेगा, असेसमेंट 20 मार्क का इंटरनल रहेगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क के, 1 मार्क एक क्वेश्चन को रहेगा। और होम असाइनमेंट जिसमें आपको ये जो 12 मार्क मिल रहे हैं, तो आई थिंक ये जो रहेंगे 4 यूनिट के ऊपर 3-3 मार्क के एक क्वेश्चन देंगे आपको घर पे लिख कर आने के लिए। और वो असाइनमेंट आपको 4 यूनिट पे 4 क्वेश्चन सबमिट करना पड़ेगा, तो वो 3-3 मार्क देंगे। 12 में से आपको जो उनके डिजायर है वो हिसाब से मार्क दे सकते हैं। तो इस तरह का बच्चों आपका ये सिलेबस है। अब ये थोड़ा सा सिलेबस तो हो गया इस हिसाब से, फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। ये है बच्चों वो महान इंसान जिनको बोला जाता है हेनरी फेल थ्योरी। क्या बोला जाता है? हेनरी फेल थ्योरी, समझा क्या? और हेनरी फेल इज नोन एज द फादर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनको किसके पापा बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद में इसका हम पढ़ने वाले हैं उनके प्रिंसिपल कौन से हैं। तो ये बच्चों उनके दिया कंट्रीब्यूशन क्या हेनरी फेल का, क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उनके 14 प्रिंसिपल। ये 14 प्रिंसिपल हम देखेंगे उन्होंने क्या रूल्स बताया थे जो बिजनेस में यूज करना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ का अप्लाई होता है उनके प्रिंसिपल। बाद में क्रिटिक्स क्या क्या लोगों ने किए थे, कि उनके थ्योरी के बारे में क्या क्या बोला था लोगों ने, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर ये है बच्चों वो महान पर्सन जिनको एफ.डब्ल्यू. टेलर बोले जाता है। कौन है? ये है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, नोन एज द पॉपुलर एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? बायो। ये वो पर्सन थे बच्चों। और आपको बता दूं इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया ये इंग्लैंड से आते थे एक्चुअल में। और इनका एक अच्छा ये था, he was an Australian and he was an American psychologist and sociologist थे ये, समझा क्या? इन्होंने भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो महान कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इनका जो समय था वो वर्ल्ड वार टाइम पे था, जब महायुद्ध हुए थे फर्स्ट एंड सेकंड, वो टाइम पे इन्होंने वो चीजों को स्टडी करके ये सब बताया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ये बच्चों पीटर डगर। तो ये थे पीटर डगर, इनका भी अब देखेंगे। प्रोफेसर पीटर एफ.डब्ल्यू. वाज बोर्न इन ये कहाँ से इनका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। उसके बाद में इंट्रोडक्शन देखने के बाद में फिर इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। इनको मैनेजमेंट गुरु बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? मैनेजमेंट गुरु, समझा क्या? तो इनका भी कंट्रीब्यूशन, इनके भी प्रिंसिपल्स हम देखने वाले हैं। तो इस तरह का आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा बच्चों। ये था बच्चों सिलेबस। सिलेबस भले ही छोटा है लेकिन नो डाउट इनके जब आप लिखोगे तो आप मिक्स नहीं कर पाओगे कोई भी चीज़ें, क्योंकि इसकी एक ही खासियत है बच्चों, आपको थोड़ा सा जब आप एग्जाम में रीड करके जाओगे तो प्रॉब्लम एक ही होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा किसके प्रिंसिपल क्या है किसके नहीं। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं और आपको चारों भी यहाँ पे बड़े बड़े वो महान इंसान के बारे में बताया गया, जो महान इंसानों ने आपके यहाँ पे बहुत सारा अभी तक, यानी आज भी कुछ जगह इनकी फैक्ट्रीज है जहाँ पे लोग आज भी काम करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर की फैक्ट्री अमेरिका में है, 100 साल से ज्यादा पहले की फैक्ट्री है, लेकिन आज के मॉडर्न फैक्ट्री को आज भी फाइट दे रही है। सोचो क्या ट्रेंड होगा बिल्कुल। तो अब मैं ये बता रहा था एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सब्जेक्ट की खासियत क्या है। ये समझने में बहुत मजा आता है, पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, लेकिन जब लिखते तो वर्ड याद नहीं आता। दूसरा इसमें फेकोलॉजी नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया 30-40 साल अपने वहां पे दिए, उसके बाद में उन्होंने वो लिखा, बुक्स लिखी उन्होंने, वो बुक्स पब्लिश हुई और वो बुक्स के रूल्स लिखना पड़ता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जब आप रीड करोगे तो मेरा जो रूल है वो यही है, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट डे नेक्स्ट डे मुझे कंपल्सरी उस पर डेली टेस्ट चाहिए। और उसके बाद में ही आपको क्या करना है, ये लर्न ऐसे ही होगा, क्योंकि एक साथ ये लर्न नहीं होता है। दूसरा आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर के कौन से हैं, हेनरी फेल के कौन से हैं, एंथन मार के कौन से हैं, तो वो कौन से किधर क्या लिखना है एप्लीकेशन। क्योंकि आपने देखा सिलेबस में सभी कंटेंट सेम है, सिर्फ अंदर का मैटर अलग है, और वो मैटर की वजह से ही आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप डेली टेस्ट देते हो, डेली अगर जो पढ़ा वो करते हो, तो ये कंफ्यूजन पूरी तरह से आपका हट जाएगा। दूसरा, भले आपको 30 मार्क दिख रहे हैं, लेकिन एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो संत गाडगे बाबा मनोज यूनिवर्सिटी ने बताया, उसमें आपको क्वालिटी ही देना है, फेकोलॉजी नहीं चलती। जितने कम मार्क का पेपर होता है बच्चों उतना ज्यादा टेंशन होता है। पहले 80 मार्क के पेपर आते थे, थोड़ा सा भी फेंका, थोड़ा सा भी क्वेश्चन भी उतने आते थे फिर लिखने के लिए 14 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता था। तो उसमें अगर 2-3 क्वेश्चन में मन से भी लिखा, 1-1, 2-2, 3-3 मार्क, 4-4 मार्क भी मिल जाते तो ठीक है। अब यहाँ पे 30 मार्क में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप मन से भी लिख सकते हो कुछ भी, कि अपने अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर खुद के सेल्फ के हिसाब से श्योर
या आई एम ए फादर ऑफ मैनेजमेंट चालू होगा वहाँ पे कथा, तो वो नहीं चलती है बच्चों। जो बताया वैसा ही एज इट इज कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये आप इसमें पास हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।